सब्जेक्ट कोड MA308 यूनिट 10 इंजन कंपोनेंट्स पार्ट 3। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग और सॉल्व करेंगे और उनको जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जो है, इन 4 स्ट्रोक इंजन्स द कैम शाफ्ट रोटेट्स एट डैश 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 द स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट। 4 स्ट्रोक इंजनों में जो कैम शाफ्ट होता है वो क्रैंक शाफ्ट की कितनी गति पर घूमती है। तो ये समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा पहले, जैसा हम लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, कि क्रैंक शाफ्ट के ऊपर जो गियर लगा होता है, इस गियर से हम पावर पहुंचाते हैं कैम शाफ्ट के ऊपर लगे हुए गियर को, और क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है जिस स्पीड के ऊपर, उससे आधी स्पीड के ऊपर हमें इसको रोटेट करना है। कारण ये है कि जितने एक चक्र जो 4 स्ट्रोक साइकिल यानी सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट का एक चक्र पूर्ण होता है, वो 2 क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन में पूर्ण होता है। इस पूरे 2 क्रैंक शाफ्ट के रोटेशन में जो वाल्व है, इनलेट वाल्व को एक बार खुलना होता है और एग्जॉस्ट वाल्व को एक बार खुलना और बंद होना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इसके 2 रोटेशन हो क्रैंक शाफ्ट के, तब यहां पर इसके ऊपर जो कैम लगी हुई होगी, यहां पर ये कैम लगी हुई होगी, उसका हम एक रोटेशन चाहेंगे। यानी हम ये चाहेंगे कि ये 2 रोटेशन घूमे, तब ये कैम एक बार यहां पर रोटेट हो, ताकि ये जो है आगे वाल्व को, यहां से पुश रॉड को उठाए और एक बार वाल्व को खोले। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये 2 रोटेशन घूमे, तब ये एक रोटेशन घूमे। क्रैंक शाफ्ट 2 रोटेशन घूमे, तब कैम शाफ्ट एक रोटेशन घूमे। इसके लिए ये आवश्यक है कि ये गियर छोटा हो और ये गियर बड़ा हो। इस पर दांतों की संख्या, क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या और कैम गियर पर दांतों की संख्या जो है, इसका अनुपात 1:2 होना चाहिए। अगर हम बात करें गति की, तो इसकी गति तेज होनी चाहिए, उससे आधी गति इसकी होनी चाहिए। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बना है कि 4 स्ट्रोक इंजन में कैम शाफ्ट जो है क्रैंक शाफ्ट की कितनी गति पर घूमती है। तो इसका उत्तर होगा कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट की आधी गति पर घूमती है। कैम शाफ्ट रोटेट्स एट हाफ द क्रैंक शाफ्ट स्पीड। इसी के ऊपर क्वेश्चन दूसरी तरह ये भी बन सकता है कि एक ने 4 स्ट्रोक इंजन, द क्रैंक शाफ्ट रोटेट्स एट डैश 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 द स्पीड ऑफ कैम शाफ्ट। यानी इसका उल्टा क्वेश्चन बना दिया जाए तो उसमें 2 गुनी उत्तर हो जाएगा। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमसे क्या पूछा गया है और उसी का हमें ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इन 4 स्ट्रोक इंजन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीथ ऑन कैम गियर। ध्यान से पढ़ना होगा हमें। द रेशियो यानी अनुपात पूछा है, नंबर ऑफ टीथ ऑन कैम गियर टू द नंबर ऑफ टीथ ऑन क्रैंक गियर। यानी ऊपर है कैम गियर पर दांतों की संख्या और नीचे है क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या। तो जैसा हमने देखा, कैम गियर पर दांते जितने होते हैं उसकी आधी संख्या में दांते क्रैंक गियर पर होते हैं। इस पर जो नंबर ऑफ टीथ हैं क्रैंक गियर पर वो टी है, तो इस पर नंबर ऑफ टीथ 2t होंगे। अर्थात यदि क्वेश्चन ये पूछा गया है अनुपात बताएं कैम गियर पर दांतों की संख्या बटे क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या, तो वो होगा 2:1। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑप्शन होगा 2:1। सी इज द ऑप्शन। इस क्वेश्चन को दूसरी तरह जैसा और पूछा जा सकता है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या एवं यहां हो जाए कैम गियर पर दांतों की संख्या। तो एक विशेष बात ध्यान में ये रखनी है कि क्रैंक गियर छोटा होता है और कैम गियर बड़ा होता है। क्रैंक गियर तेज चलता है और कैम गियर उससे आधी गति पर चलता है। तो यदि इसका विपरीत क्वेश्चन जो ये दिया हुआ है इसका पूछा जाएगा, तो उसमें होगा 1:2 उसका उत्तर होगा। परंतु यहां हमसे पूछा है कैम गियर पर दांतों की संख्या 2t और क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या t, तो 2:1 इज द रेशियो। ये इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन है, द एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ एन इंजन इज स्मॉलर, बिगर और सेम और नन ऑफ दीज
इन साइज एज कंपेयर टू द इनलेट वाल्व। तो ये एक हमें ध्यान रख देना है कि इनलेट वाल्व जो होता है वो साइज में बड़ा होता है, एग्जॉस्ट वाल्व जो होता है वो साइज में छोटा होता है। इनलेट वाल्व बड़ा होता है क्योंकि हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि चार्ज जो है वो ज़्यादा चार्ज और कम समय के अंदर एंटर हो जाए, तो इसलिए हम चाहते हैं। तो इनलेट वाल्व बड़ा होता है और एग्जॉस्ट वाल्व छोटा होता है। इसका उत्तर होगा एग्जॉस्ट वाल्व ऑफ एन इंजन इज स्मॉलर इन साइज, छोटा होता है। इंजन में निकास वाल्व जो है उसका माप, वो माप में प्रवेश वाल्व से छोटा होता है। एक क्वेश्चन और है, विच इज द मेन शाफ्ट ऑफ एन इंजन दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ पिस्टन। ये एक बहुत सरल सा सवाल है कि इंजन में वो कौन सी मुख्य शाफ्ट, सबसे मुख्य मेन शाफ्ट कौन सी होती है जो पिस्टन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो ड्राइव शाफ्ट, इंजन में कोई ड्राइव शाफ्ट नहीं होती है। रॉकर आर्म शाफ्ट, इस पर रॉकर आर्म्स लगी होती हैं और ये जो है एक साइड से पुश रॉड से मूवमेंट प्राप्त करती है टैपेट से, और दूसरी साइड वो वाल्व को ऑपरेट करती है। तो इसका पिस्टन को कंट्रोल करने का काम नहीं है। कैम शाफ्ट जो है वो इसके ऊपर कैम्स लगी होती हैं और ये भी पिस्टन को कंट्रोल नहीं करती। क्रैंक शाफ्ट इज द ओनली शाफ्ट विच इज द मेन शाफ्ट ऑफ इंजन, और ये पिस्टन के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। तो इसका उत्तर है क्रैंक शाफ्ट। तो इसके बाद का क्वेश्चन हम लेते हैं, पावर इम्पल्स इन एन इंजन आर स्मूथ आउट बाय। किसी एक अंतर्दहन इंजन में शक्ति आवेगों को समानीकृत करने का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि पावर इम्पल्स क्या है। हम जानते हैं कि एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, उसमें सक्शन पहला स्ट्रोक, कंप्रेशन दूसरा स्ट्रोक, पावर तीसरा स्ट्रोक और एग्जॉस्ट चौथा स्ट्रोक। इन चारों स्ट्रोक्स में जो 180 डिग्री क्रैंक रोटेशन के दौरान होते हैं, हर स्ट्रोक 180 डिग्री लेता है। इन चारों स्ट्रोक्स में केवल पावर स्ट्रोक के अंदर हमें पावर इम्पल्स मिलता है, बाकी के स्ट्रोक्स में नहीं मिलता। तो एक साइकिल में जो हमें केवल 720 डिग्री की एक साइकिल में केवल 180 डिग्री में पावर इम्पल्स मिल रहा है, बाकी में हमें नहीं मिल रहा है, रादर हमें वर्क करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें जो आउटपुट मिलता है वो अनइवन मिलता है, और उसको स्मूथ करने के लिए यानी समान करने के लिए हम जो कंपोनेंट लगाते हैं वो फ्लाईव्हील लगाया जाता है, जो हर चक्र में आने वाले जो पावर इम्पल्स है वो एनर्जी को स्टोर करता है पावर स्ट्रोक के दौरान, और उस एनर्जी को बाकी के स्ट्रोक्स में सप्लाई करता है। तो उससे हमें एक समान ऊर्जा एनर्जी प्राप्त होती है, एक समान मूवमेंट प्राप्त होता है। सो गवर्नर कई चक्रों के ऊपर जाकर के और इंजन की स्पीड को कंट्रोल करता है। क्रैंकशाफ्ट को स्पीड कंट्रोल करने का कोई काम नहीं दिया होता है। गियर बॉक्स इंजन के बाद लगता है, इसलिए ये भी उत्तर सही नहीं है। इसका उत्तर है फ्लाईव्हील। इसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इन ऑर्डर टू रिड्यूस वियर एंड एलिमिनेट स्कफिंग द पिस्टन रिंग्स आर। पिस्टन रिंग्स जो हैं, कंप्रेशन पिस्टन रिंग्स हैं, वो प्राय कास्ट आयरन की बनी हुई होती हैं, और बनी हुई कास्ट आयरन की हैं, परंतु उनकी घिसावट को कम करने के लिए तो पिस्टन के ऊपर जो रिंगें लगती हैं उन रिंगों को हम प्लेटिंग करते हैं। यदि हम उसकी वियर को कम करना चाहते हैं, उसकी घिसावट को कम करना चाहते हैं, और स्कफिंग को जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं। स्कफिंग यानी जब रिंगें चलती हैं पिस्टन के ऊपर लगी हुई, तो वो सिलेंडर की दीवारों के ऊपर निशान डाल सकती हैं, खरोंच डाल सकती हैं। उसको रोकने के लिए हम क्रोमियम या कैडमियम से इनकी प्लेटिंग की जाती है। तो घिसावट को कम करने के लिए ढलवां लोहे की बनाई जाती है, ये घिसावट को कम करने का कोई कारण नहीं है। स्नेहन किया जाता है, ये भी घिसावट को कम करने का मुख्य कारण नहीं है। लचीली बनाई जाती है, ये भी कारण नहीं है। इसका मुख्य कारण है क्रोमियम या कैडमियम से प्लेटिंग किया जाना। तो रिंग्स आर प्लेटेड विथ कैडमियम और क्रोमियम टू रिड्यूस द वियर एंड टू एलिमिनेट द स्कफिंग। अगला क्वेश्चन है, द कैम शाफ्ट कंट्रोल्स। कैम शाफ्ट किस चीज को कंट्रोल करता है? तो जो कैम शाफ्ट होता है वो वाल्वों को खुलना, बिल्कुल वाल्वों को खोलने का काम कैम शाफ्ट का है।
वाल्वों का बंद होना, वाल्वों का बंद होना, पहले एक क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था कि वाल्वों को स्प्रिंग के द्वारा बंद किया जाता है, परंतु स्प्रिंग के द्वारा किस तरह से वो बंद होंगे, किस गति से बंद होंगे, उनका बंद होने का क्या पैटर्न रहेगा, वो कंट्रोल कैमशाफ्ट के द्वारा ही किया जाता है। वाल्व किस समय खुलेंगे, किस समय बंद होंगे, उनकी क्या टाइमिंग रहेगी, ये भी कैमशाफ्ट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका आंसर होगा। और जो है इसके अंदर इसका ये सारे काम जो है, वाल्वों का खुलना, वाल्वों का बंद होना और वाल्व टाइमिंग को कंट्रोल करना, ये तीनों चीजें कंट्रोल की जाती हैं कैमशाफ्ट के द्वारा। सो इसमें डी इज द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। देन एक क्वेश्चन है, द कैमशाफ्ट ड्राइव विच द कैमशाफ्ट ड्राइव विच डज नॉट रिक्वायर लुब्रिकेशन। कौन सी कैमशाफ्ट ड्राइव है या कैम ऑपरेटिव मैकेनिज्म है जिसमें हमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कैमशाफ्ट चालन जिसे स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा कौन सा चालन है? तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार के कैमशाफ्ट ड्राइव जो है होते हैं। एक गियर ड्राइव होती है जिसमें हमने देखा कि क्रैंक गियर से और कैम गियर को गति पहुंचाई जाती है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है या इसके बीच में एक इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर भी लगा हो सकता है और यहाँ से गति यहाँ पहुंचाई जाएगी। तो जब भी गियर चलेंगे तो उसमें लुब्रिकेशन आवश्यक है, तो गियर ड्राइव में तो लुब्रिकेशन चाहिए। दूसरा होता है चेन ड्राइव, यानी क्रैंक शाफ्ट के ऊपर एक स्प्रोकेट लगा हुआ है और कैम शाफ्ट के ऊपर एक स्प्रोकेट लगा हुआ है और कैम शाफ्ट से क्रैंक शाफ्ट को चेन के द्वारा, ये चेन लगी हुई होती है, इसके द्वारा गति यहाँ से यहाँ पहुंचाई जाती है। इनमें हम एक बात और यहाँ पर स्टडी करना चाहेंगे, जब भी क्रैंक गियर और कैम गियर को लगाया जाता है तो ये ध्यान रखा जाता है कि क्रैंक गियर पर और कैम गियर पर कुछ टाइमिंग मार्क होते हैं। जैसे इसमें क्रैंक गियर पर एक टूथ के ऊपर यहाँ पर डॉट लगा हुआ है और कैम गियर पर 2 दांतों के ऊपर डॉट लगे हुए, तो ये डॉट क्रैंक गियर वाला इन दोनों दांतों के बीच में होना चाहिए। दीज आर टाइमिंग मार्क। सही टाइमिंग मैच करने के लिए ये टाइमिंग मार्क मिलाना जरूरी होता है। इसी प्रकार से सभी ड्राइव्स में ये टाइमिंग मार्क, जैसे इसमें यहाँ पर ये टाइमिंग मार्क है, स्प्रोकेट दोनों है वो एक सीध में होने चाहिए, मोटरसाइकिल्स में प्राय इस तरह का होता है। तो हमने देखा चेन ड्राइव जो है उसमें क्रैंक के ऊपर स्प्रोकेट लगा हुआ है और कैमशाफ्ट के ऊपर स्प्रोकेट लगा हुआ है और यहाँ से चेन के द्वारा पावर ट्रांसमिट की जाएगी। हम जानते हैं चेन में भी हमें लुब्रिकेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। ये एक चेन टेंशनर भी इसमें लगा हुआ होता है, तो इसमें भी लुब्रिकेशन की जरूरत है। तीसरी ड्राइव जो होती है वो है टूथेड बेल्ट ड्राइव, यानी दांतों वाली जो बेल्ट है उसकी ड्राइव। उसमें कोई लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये एक बेल्ट ड्राइव है जिसके अंदर की ओर, बेल्ट के अंदर की ओर दांते बने हुए होते हैं। ये है बेल्ट ड्राइव परंतु ये एक पॉजिटिव ड्राइव है। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी बेल्ट ड्राइव है जिसमें स्लिप नहीं होती या जो पॉजिटिव ड्राइव होती है, तो वो केवल टूथेड बेल्ट ड्राइव जो है वो पॉजिटिव ड्राइव होती है। तो इसमें हम यहाँ पर एक पुली लगी होती है, क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पुली लगी होती है, क्रैंक पुली बोलते हैं, और कैम शाफ्ट पर पुली लगी होती है उसे कैम पुली बोलते हैं। तो यहाँ से बेल्ट के द्वारा ये पावर जाती है। इस बेल्ट को टाइट रखने के लिए एक जॉकी पुली या जो है टेंशनर पुली एक साइड में और लगी हुई होती है, जो जिसका काम स्प्रिंग लोडेड होती है और उसका काम इसको टाइट रखना होता है। ये अंदर से टूथेड बेल्ट होती है। तो अगर हमारे पास इसमें एक और क्वेश्चन साथ में बनता है जिसे हम साथ के साथ स्टडी करेंगे, यदि ओवरहेड कैम है, यानी कैम शाफ्ट जो है हेड के ऊपर लगी हुई है, तो उसे OHC, ओवरहेड कैम, ये कहते हैं OHC। अगर ऊपर इनलेट और एग्जॉस्ट सभी वाल्व्स के लिए एक ही कैम शाफ्ट लगी हुई है, यानी कि सिंगल कैम शाफ्ट लगी हुई, तो उसे कहते हैं SOHC, सिंगल ओवरहेड कैम। ये SOHC का फुल फॉर्म होता है। कुछ इंजन ऐसे भी आते हैं जिनमें इनलेट वाल्व्स के लिए अलग कैम शाफ्ट है और एग्जॉस्ट वाल्व्स के लिए अलग कैम शाफ्ट है। मल्टी सिलेंडर इंजन है, और कुछ इंजन ऐसे भी होते हैं जिनमें 4 वाल्व पर सिलेंडर लगे होते हैं, 2 इनलेट और 2 एग्जॉस्ट। तो 4 सिलेंडर का इंजन, उसमें 16 वाल्व्स लगे होंगे, 8 जो है इनलेट वाल्व और 8 एग्जॉस्ट वाल्व। तो इस प्रकार के कुछ इंजन जो आधुनिक इंजन है उसमें ऊपर एक कैम शाफ्ट नहीं बल्कि 2 कैम शाफ्ट लगी हुई होती हैं हेड के ऊपर।
तो क्योंकि वो हेड के ऊपर है तो ओवर हेड कैम, OHC तो वो है, और साथ में दो कैम शाफ्ट है, मतलब डबल, मतलब DOHC, डबल ओवर हेड कैम। तो ये भी बेल्ट ड्रिवन है, यहाँ से यहाँ तक इन्वर्टेड जो टूथ हेड बेल्ट ड्राइव यहाँ से पावर पहुंचा रही है, और ये इसको टाइट रखने के लिए जॉकी या टेंशनर पुली लगाई गई है। तो हमने देखा कि गियर ड्राइव हो या चेन ड्राइव हो, इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, परंतु जो टूथेड बेल्ट ड्राइव है उसमें लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। ये इसका एडवांटेज भी है, और इसीलिए ये साइलेंट भी है, बहुत आवाज कम करती है, इसलिए आजकल ज्यादातर कारों में ये टूथेड बेल्ट ड्राइव ही काम में ली जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा कैमशाफ्ट चालन है जिसे स्नेहन की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो होती है चेन चालन, यानी चेन ड्राइव ये नहीं है, गियर ड्राइव ये नहीं है, इसका ऑप्शन टूथेड रबर बेल्ट, ये इसका ऑप्शन है टूथेड रबर बेल्ट। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 8वें के बाद हम लेते हैं 9वां क्वेश्चन। द पुश रॉड इज लोकेटेड बिटवीन दी, यानी पुश रॉड किस किस के बीच में लगाई जाती है। तो हमने देखा कि OHC जो होते हैं, ओवरहेड कैमशाफ्ट, उनमें पुश रॉड काम में नहीं आती है। उनके अंदर जो है नीचे से पावर को ऊपर तक पहुंचाने के लिए और हम बेल्ट का या चेन का यूज करते हैं, परंतु जिनमें कैमशाफ्ट ऊपर नहीं होती बल्कि साइड में होती है, साइड कैमशाफ्ट वाले, परंतु वाल्व ऊपर हैं, जिनके वाल्व्स और ये रॉकर आर्म ऊपर लगी हुई है, उसमें हमें मूवमेंट को साइड से और ऊपर तक पहुंचाने के लिए पुश रॉड का जो है प्रयोग करना होता है। तो ये जो इसका एक, ये इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये है एक अरेंजमेंट बना रखा है यहाँ पर। ये सिलेंडर है, उसमें पिस्टन है, पिस्टन के साथ कनेक्टिंग रॉड है, ये क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है, और इसके अंदर ये यहाँ पर इस पर लगा हुआ है कैम, ये क्रैंक गियर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है क्रैंक गियर, और इस क्रैंक गियर से पावर जो है हमें पहुंचानी है, यहाँ रॉकर आर्म को चलाना है। तो क्रैंक गियर से पावर जो है हम पहले देते हैं कैम गियर को, दिस इज कैम गियर। ये कैम गियर बड़ा होता है साइज में, इसके ऊपर जितने दांते होते हैं वो क्रैंक गियर पर दांतों की संख्या से दुगनी संख्या में दांते होते हैं, यानी ये क्रैंक गियर है, इसके ऊपर अगर T दांते हैं तो कैम गियर पर 2T दांते होंगे। यहाँ से पावर को यहाँ पहुंचाने के लिए बीच में आइडलर गियर हो भी सकता है, या जरूरत हो तो नहीं भी हो सकता है। इस पर कितने भी दांते हो सकते हैं आइडलर गियर के ऊपर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना यहाँ से यहाँ रिड्यूस होगी स्पीड, वापस यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये है क्रैंक गियर, क्रैंक गियर से ये आइडलर गियर के द्वारा होती हुई पावर गई कैम गियर पर, कैम गियर के साथ लगी हुई है कैम शाफ्ट। ये जो कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट है, उसके ऊपर बनी हुई है कैम। उस कैम, ये कैम उठाती है टैपेट को, ये टैपेट इससे लिफ्ट होता है। तो जब ये टैपेट लिफ्ट होता है तो उससे लिफ्ट होती है पुश रॉड। ये जब यहाँ से चलेगा तो ये पुश रॉड ऊपर की ओर लिफ्ट होगी, ये पुश रॉड ऊपर जाएगी तो ये यहाँ पर रॉकर आर्म को लिफ्ट करेगी। रॉकर आर्म जब इधर लिफ्ट होगी तो ये रॉकर आर्म यहाँ पर फ्रेम के इंजन हेड के साथ लगी हुई है, तो ये रॉकर आर्म यहाँ पर नीचे दबेगी और इससे वाल्व दबेगा, और वाल्व दबेगा अगेंस्ट दी वाल्व स्प्रिंग फोर्स। तो वाल्व से, और ये वाल्व नीचे की ओर खुल जाएगा। तो क्रैंक शाफ्ट से और वाल्व तक ये वाल्व ऑपरेटिंग, दिस इज वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। इसको देख करके हम यहाँ पर अपने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि जो पुश रॉड लगी होती है वो किस किस के बीच में लगी होती है। पुश रॉड टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में पुश रॉड लगी हुई होती है। उत्तर तो उसका समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक और चीज समझ लेते हैं कि हमें यहाँ वाल्व और रॉकर आर्म की टिप, इसके बीच में कुछ क्लियरेंस रखना होता है, ठीक है। तो ये टैपेट क्लियरेंस भी बोलते हैं, वाल्व क्लियरेंस भी बोलते हैं, वाल्व टैपेट क्लियरेंस। ये क्लियरेंस को एडजस्ट करने के लिए रॉकर आर्म के पिछले सिरे पर एक क्लियरेंस एडजस्टमेंट नट और स्क्रू दिया हुआ होता है। ये नट यहाँ पर लगा हुआ है, ये जो स्क्रू है ऊपर, इस स्क्रू के ऊपर एक स्लॉट बना हुआ है जिसमें स्क्रू ड्राइवर लगाया जा सकता है, और
यहाँ इन दोनों के बीच में, इस गैप के अंदर, यानी वाल्व की टिप और रॉकर आर्म की टिप, इन दोनों के बीच में फिलर गेज लगा करके और यहाँ इसको टाइट या लूज करके यहाँ पर इसका क्लियरेंस को एडजस्ट किया जाता है। तो वो क्लियरेंस हमारा इसलिए जरूरी है क्योंकि जब वाल्व गर्म होते हैं तो वाल्व की स्टेम लेंथ बढ़ती है और उसके कारण से अगर ये गैप नहीं होगा तो ये वाल्व ओपन हो सकता है, ऊपर इसको जगह नहीं मिलेगी लेंथ बढ़ने की, तो ये वाल्व नीचे खुल सकता है और नीचे वाल्व खुलना मतलब सीधे पावर लॉस। तो ये जो है एक वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म भी हमने समझा। और जो हमारा क्वेश्चन था कि कैमशाफ्ट ड्राइव में ये जो क्वेश्चन था 8वां और 9वां क्वेश्चन, पुश रॉड इज लोकेटेड बिटवीन दी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा टैपेट एंड रॉकर आर्म। ये पुश रॉड जो लगी होती है वो टैपेट और रॉकर आर्म के बीच में लगी हुई होती है। एक और क्वेश्चन इसमें रॉकर आर्म से संबंधित ही और लिया गया है कि यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए, दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन लिखा है कि रॉकर आर्म पश्चाग्र गति को विपरीत कर देती है, यानी रॉकर आर्म जो है वो रिवर्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन। दूसरा कथन किया गया कि रॉकर आर्म कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये दो कथन दिए गए और फिर कहा गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव स्टेटमेंट। इन दोनों कथनों हेतु सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहले कथन पर विचार करें कि रॉकर आर्म रिवर्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये बात सही है कि रॉकर आर्म ऐसी आर्म है जिसके एक ओर हम ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी इसको अगर इस ओर से उठाएं तो दूसरी ओर भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन प्राप्त होता है, पश्चाग्र गति प्राप्त होती है, परंतु ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, यानी रॉकर आर्म जो है पश्चाग्र गति को पलट देती है, विपरीत कर देती है, रिवर्स कर देती है। तो ये ऑप्शन इसका, ये स्टेटमेंट सही है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, रॉकर आर्म घूर्णन गति को पश्चाग्र गति में परिवर्तित करती है, तो ये इसका कार्य नहीं है, ये असत्य कथन है। तो इसका यदि ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे तो ए सत्य है या बी सत्य है, या ए तथा बी दोनों सत्य हैं, या ए तथा बी दोनों असत्य हैं। यहाँ पर केवल पहला कथन ए सत्य है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज ट्रू। बी इज फॉल्स, तो वो यहाँ लिखा नहीं है, और बोथ ए एंड बी आर ट्रू ये भी नहीं है, बोथ ए एंड बी आर फॉल्स ये भी नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन है। एक और इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। पहला स्टेटमेंट है इनलेट वाल्व्स आर कूल्ड व्हाइल दे आर ओपन। प्रवेश वाल्व खुले होने पर शीतलित होते हैं, ठंडे होते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा है एग्जॉस्ट वाल्व्स आर हीटेड व्हाइल दे आर ओपन। निकास वाल्व जो है वो खुले होने पर गर्म होते हैं। तो इसमें भी हमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। कथनों पर विचार करें तो इनलेट वाल्व जब खुलते हैं तो फ्रेश चार्ज या फ्रेश एयर अंदर प्रवेश करती है सिलेंडर के अंदर, तो निश्चित रूप से वो वाल्व के स्टेम को और वाल्व को ठंडे करते हुए, वाल्व के जो बॉडी है उसको ठंडा करते हुए अंदर आती है। तो ये पहला कथन सही है, इनलेट वाल्व्स आर कूल्ड व्हाइल दे आर ओपन। दूसरे कथन की बात करें, एग्जॉस्ट वाल्व्स आर हीटेड व्हाइल दे आर ओपन। जब एग्जॉस्ट वाल्व खुलेंगे, एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है तो जो गर्म गैसें हैं, बर्न्ड गैसेस, वो एग्जॉस्ट वाल्व के रास्ते से होकर के और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर जाती हैं। उस समय गर्म गैसें जब स्टेम और वाल्व से टकरा करके जाएंगी तो वो वाल्व को गर्म करेंगी। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सत्य हैं, दे बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। तो इसमें हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ए एवं बी दोनों सत्य हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो ये हमने कुछ यहाँ पर स्टडी किए इंजन कंपोनेंट्स के ऊपर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनकी हमने जो है यहाँ पर स्टडी की है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन्हीं में से, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में, जो नए पैटर्न का एग्जाम है उसमें आते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। धन्यवाद।